ट्रेजिडी को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया है। अब ये हमारी जिम्मेवारी है, इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसको धरती पर उतारें। और मैं गांव से आता हूं, मुझे मालूम है गांव में अगर हमारे प्रधान जी और एमएलए साहब 50,000 रुपए दे देते थे ना, तो अगले चुनाव तक गुण गाते थे, देखो 50,000 दिया था, देखो 50,000 दिया था। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? आज 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर सेक्टर में खर्च होना है। वैल्यू एडिशन करो, मार्केटिंग के लिए सप्लाई चेन को बढ़ाओ, गोडाउन बनाओ, कोल्ड स्टोरेज बनाओ, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाओ। अपने वैल्यू एडिशन के साथ साथ अपने उत्पाद को जीआई के माध्यम से जोड़ करके उसकी दुनिया में पहचान बनाओ, वोकल फॉर लोकल बने। इस काम को करने की आवश्यकता है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि बिहार का एक भी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ जो बने, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तत्परता से लगे, ताकि वह तय कर सके कि उनके इलाके में गांव की तस्वीर कैसे बदलेगी। बहुत से प्रावधान है, पढ़िए। सड़क कैसे बनेगी, हमारा प्रोड्यूस दुनिया में किसी बिचौलिए के बगैर किस तरीके से दुनिया में जा सकेगा, हम उसका दाम कैसे तय कर सकेंगे, हम अपने हम अपने उत्पाद को किस तरीके से दुनिया में परिलक्षित कर सकेंगे, हम उसकी ब्रांडिंग कैसे कर सकेंगे। यह सब फार्म गेट 1 लाख करोड़ रुपए में स्थापित है। योजना आप बनाएंगे और मोदी जी का 1 लाख करोड़ रुपए आपके लिए समर्पित है। आपने तस्वीर बदलनी है, किसानों की, इस बात को हमको समझना चाहिए। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप यह जरूर फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में सभी विधायक, सभी सांसद, आत्मनिर्भर भारत बनना है, आत्मनिर्भर बिहार बनना है, तो आत्मनिर्भर इस दृष्टि से भी हमको काम करना है। अब अगर मैं बात करूं, आपके यहां मखाने की बात कर रही थी, लीची की बात कर रही थी। मखाना तो आप डोमिनेट करते हैं। 90% दुनिया का मखाना बिहार का है, 90%। और उसमें भी नॉर्थ बिहार लगभग उसमें से 80% डोमिनेट करता है। अब इसका वैल्यू एडिशन करना, इसका मार्केटिंग करना, इसका जीआई इंडेक्स बनाना, उसको जीआई का उसको इम्प्लीमेंट करना, अनुसंधान कराना, उसकी प्रोडक्ट को और अच्छा बनाना, उसकी अच्छी पैकेजिंग बनाना। और मैं एक बात जरूर कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहूँगा। देखिए, मैं मंत्री के बतौर आपको बताना चाहता हूँ, सरकार की स्कीम होती है और जनता होती है, उसके बीच में रोड़े लगाने के लिए बहुत से लोग होते हैं। जनप्रतिनिधि का काम है कि उन सारे रोड़ों को हटाते हुए सीधा सरकार की जो स्कीम है वो जनता के बीच में पहुंचे, ये हमारा उद्देश्य है। और इसलिए मैं जनप्रतिनिधियों को ये कहना चाहता हूं कि हमारी जिम्मेवारी है। पूछो, बताओ भाई कितने हेक्टेयर मखाना हुआ, बताओ इतने हेक्टेयर में कितना प्रोड्यूस हुआ, इस प्रोड्यूस को कैसे बढ़ा सकते हो, इसका प्रोड्यूस कैसे बढ़ सकता है, इसमें वैल्यू एडिशन कैसे हो सकता है, इसमें जीआई इंडेक्स कैसे लग सकता है, और जीआई के साथ इसको जोड़ करके हम कैसे इसकी यात्रा और अच्छी कर सकते हैं, इसकी हम ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं। इसमें हमको इन्वॉल्व होने की जरूरत है। उसी तरीके से आपके यहां लीची इंडस्ट्री, अब मुजफ्फरपुर तो स्वीट सिटी कहा जाता है। मुजफ्फरपुर का लीची और उसका पल्प और उसका छोटा बीज, और वो क्या, मैं शाही लीची है, शाही लीची। हाँ, देखिए रमा देवी बता रहे, नए नए नाम के साथ ये ब्रांडिंग हुई है। इन सभी को बढ़ाने की आवश्यकता है। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इसमें सेतु होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का नेता और कार्यकर्ता उस विकास में। और लीची में पल्प बनता है, जूस बन सकता है, उसके अन्य प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, उसमें वैल्यू एडिशन हो सकता है, उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हो सकता है। इन सब में हम लोगों का पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, तब बनेगा आत्मनिर्भर बिहार। इस आत्मनिर्भर बिहार के दूत बनना है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को बनना है। अगर उसका एम्बेसडर बनना है तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को बनना है। शुगर मिल, देखिए मैं फर्क बताता हूं, 2 फर्क है। बचपन में हमने देखा है पॉलिटिकल लीडरशिप चरमराई, पॉलिटिकल लीडरशिप के पास पॉलिटिकल विल नहीं था।
पॉलिटिकल विल नहीं था, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी, और इसके कारण सारा स्ट्रक्चर चरमराया हुआ था। आज परिवर्तन यह है कि मोदी जी से लेकर के नीतीश कुमार और सुशील मोदी जी पॉलिटिकल विल से काम कर रहे हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति। इसलिए स्टेट का स्ट्रक्चर आपका मजबूत है। दूसरी बात, नेता अच्छा हो, स्कीम अच्छी नहीं हो तो भी नहीं चलता, और बहुत से ऐसे कार्यक्रम हुए। आज पॉलिटिकल विल भी था, और पॉलिटिकल विल के साथ नेता के साथ साथ कार्यक्रम भी थे। अगर आयुष्मान भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15,000 करोड़ रुपीस एक मुश्त रख दिया, तो फिर ये मेरी जिम्मेवारी थी ना कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिजिटल आयुष्मान भारत करने का काम भारत की धरती पर किया जाए, और उसको हम लोगों ने पूरा किया है। तो हम लोगों को इंप्लीमेंट करने के लिए नेता भी है और कार्यक्रम भी है। अब कार्यक्रम को इंप्लीमेंट करने का जिम्मा हमारा है। अब शुगर फैक्ट्रीज को भी, उसका भी प्रोड्यूस कैसे बढ़े, उसमें भी हम किस तरीके से अपना इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। मधुबनी पेंटिंग आपने मुझे भी दी, आपने अभी वोकल फॉर लोकल के तहत हमको बहुत से अपने प्रोड्यूस हमारे को दिखाए, आपने दिया भी मुझे और सम्मानित भी किया। इसकी ब्रांडिंग कैसे हो सकती है, ये हमको चिंता करने की जरूरत है, और इसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हों, इसकी हमको चिंता करने की जरूरत है। अभी देखिए, स्ट्रीट वेंडर्स देश में 50 लाख है। कौन है बेचारे? रेडी वाले, फेरी वाले, ठेला वाले। 10,000 रुपए देने का मोदी जी ने स्कीम दी है। अब रेडी वाले को बैंक के दरवाजे तक लाने का काम किसका है? ये हमारा काम है, ये हमको जिम्मा लेना पड़ेगा। 5,000 करोड़ रुपए इसके लिए रखे गए। हमारे उत्पाद को बढ़ाने के लिए, सिर्फ उत्पाद को बढ़ाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए रखे गए। मोदी जी ने कॉन्सेप्ट बनाया कि अगर हमारे लोग आत्मनिर्भरता की ओर चलते हैं और जो हमारे में उद्यम की ताकत है, तो हम इसका उपयोग क्यों न करें और उनको हम क्यों न सहायता दें। इसलिए 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर सेक्टर को, 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई सेक्टर को, 10,000 करोड़ रुपए हमारे रेडी वालों के लिए, उसी तरीके से 20,000 करोड़ रुपए हमारे उत्पाद की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। ये सबका हमको उपयोग करना है। और इसलिए मैं जहां बिहार की बदलती तस्वीर देख रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है चुनाव के मैदान में एनडीए का गठबंधन नीतीश जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और विजयश्री हासिल करेंगे नीतीश जी के नेतृत्व में। ये मैं करते दावे के साथ कहता हूं। लेकिन परिवर्तन के लिए भारतीय जनता पार्टी का दूत कार्यकर्ता, उसको आगे आना पड़ेगा। बिहार की जनता इंतजार कर रही है। मैं मन पढ़ चुका हूं, वो जान चुके हैं। आप लोग बहुत समय इन बातों पर लगाते हैं कि हम आरजेडी पर बोले, हम पर आपसे ज्यादा बिहार की जनता उनको जानती है, अच्छी तरीके से जानती है। अब कंसंट्रेट इस बात पर करो कि लोगों ने ताकत हमको देनी है, हमने बिहार की तस्वीर कैसे बदलनी है, इसकी हमको चिंता करने की जरूरत है। ये हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। दे हैव डिसाइडेड, वी हैव टू डिसाइड हाउ वी आर गोइंग टू चेंज द पीपल ऑफ बिहार, हाउ वी आर गोइंग टू चेंज द सिचुएशन इन बिहार। उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं इस बात के लिए पूरा विश्वास है मुझे कि आत्मनिर्भर बिहार का जो आपने कॉन्सेप्ट आगे लिया है, ये लोगों को रोजगार भी देगा, स्वाभिमान भी बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो साफ कहा कि दक्षिण हिस्सा और उत्तरी पश्चिमी हिस्सा अगर भारत का अच्छा हो और पूर्वी हिस्सा अगर कमजोर हो तो उसको विकास नहीं कहते। विकास तब होगा जब पूर्वी हिस्सा भी, पूर्वांचल भी उसी के बराबर आकर के खड़ा होगा। और मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं कि जब बिहार के लोग बाहर जाकर के देश की तस्वीर बदल सकते हैं, तो वो बिहार के लोग बिहार की तस्वीर कैसे नहीं बदल सकते, ये बात है। और इसलिए आप ही, मैं तो देखो, मैं तो इसी धरती में पला बढ़ा। बिहार का आईएएस का कैडर उठाकर देख लो तो आपको 100 में से 25-30 बिहार के मिल जाए। आप डॉक्टरों की संख्या उठा करके देख लो, आपको बिहार मिल जाएगा। आप एम्स चले जाओ और एम्स की फैकल्टी को देख लो, आपको बिहार मिल जाएगा। आप जुडिशरी में जाकर के खड़े हो जाओ, वकाल सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के नाम गिनना शुरू करो, आपको बिहार मिल जाएगा। आप जुडिशरी में जो जजेस के नाम ढूंढना शुरू करो, आपको बिहार मिल जाएगा। बिहार हैज बीन अ लीडर and it has to lead in Bihar also. That is what we have to understand.
महान लीडर है। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का रोल उठा करके देख लो, जेएनयू का रोल कॉल उठा करके देख लो, 50%, 60% बिहार, 40% बिहार। तो बिहार उद्यमी है, बिहार बढ़ने वाला है, बिहार नया सोच लेकर के चलने वाला है। मैं जब पॉलिटिक्स में आया और आज तो मैं देखता हूं कि किसी सेक्रेटरी को उठाकर देखो, या तो वो मेरा सीनियर था या मेरा जूनियर था। किसी पुलिस के ऑफिसर को उठा करके देखो, रॉ से लेकर के सीआईएसएफ से लेकर के किसी का डीजी उठा करके देख लो, या तो वो मेरा सीनियर था या जूनियर था। सब बिहार के निकले हुए लोग। और यही बिहार है, ये तब निकले जब जयप्रकाश नारायण का आंदोलन चरम सीमा पर था। यह भी हमको समझना चाहिए। अंडरस्टैंड बिहार, समझिए बिहार को। एक तरफ आंदोलन कर रहा था जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, और दूसरी तरफ यही बिहार के सपूत आज जो देश को नेतृत्व दे रहे हैं, वो उस समय अपनी पढ़ाई की और शिक्षा दीक्षा के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। तो जो दुनिया में देश में अपना नाम स्थापित कर सकते हैं, वो बिहार को क्यों नहीं कर सकते? और भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत संगठन है, मुझे पूरा विश्वास है। ये किसके पास ये ताकत है कि सारे बूथों पर, हमारे बूथ संख्या कितनी है? 73,000 जगह पर सप्तऋषि हो। ये किस पार्टी में है? ये भारतीय जनता पार्टी में है, जहां 73,000 स्थानों पर सप्तऋषि। और कितनी मेहनत से किया होगा आपने, कितना पसीना बहाया होगा आपने, कहां कहां आप गए होंगे। और ये कोरोना काल में, यानी आधे से ज्यादा संक्रमित हो गए लेकिन काम नहीं छोड़ा। ये आपकी ताकत है। तो इन सभी ताकतों को ध्यान में रखते हुए आज मुझे आप सबके बीच में आने का मौका मिला है। मैं यहाँ जब भी आता हूँ तो मैं अपने घर महसूस करता हूँ कि मैं घर आया हूँ। इस कार्यालय के नक्शे कितने बदले हैं शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा, आपसे ज़्यादा मुझे मालूम है कि पहले हरे रंग की खिड़कियाँ होती थी, आज वो खिड़कियाँ दिखती ही नहीं हैं। तो मेरा संबंध तो ऐसा है कि जिसका लालन पालन सब जगह, यहाँ कोई ऐसे राष्ट्र के नेता, देश के नेता नहीं थे जिनको मैंने बिहार में अपनी गाड़ी में बैठा करके उनकी ड्राइवरी न की हो। ये मैं इसलिए याद करा रहा हूं क्योंकि राजनीतिक चेतना मेरी बचपन में कैसे पैदा हुई उसका भी प्रमाण बिहार है। इसको भी हमको समझना चाहिए। तो ठीक है कि मुझे हिमाचल जाने का मौका मिला, लेकिन उसकी चेतना कहाँ थी? रवि बाबू हमारे कॉलेज में आया करते थे और लेक्चर दिया करते थे। मैं स्टूडेंट्स को जुटाया करता था और इमरजेंसी के दौरान में लाठी चार्ज हो जाता था कॉलेज के अंदर। तो वो भी हम लोगों ने जमाना देखा है। रामकृपाल बाबू उस समय नेता हुआ करते थे, नंदू जी हमारे साथ युवा मोर्चा में काम करते थे, अश्विनी जी छात्र संघ के अध्यक्ष होते थे। ऐसा समय भी देखा है। मैं ये महसूस करता हूँ कि आज आत्मनिर्भर बिहार में मुझे आने का सौभाग्य मिला। इसके लॉन्चिंग में आप सब लोग मिलकर के बिहार को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और आने वाली सरकार जो एनडीए की सरकार होगी वह विकास युक्त होगी और आगे बढ़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि देखिए बिहारी हर क्षेत्र में है और बिहार के लोग जब देश और विदेश में जाकर अपने काम से अपनी पहचान और वहां की तस्वीर बदल सकते हैं, तो सिर्फ बिहार की तस्वीर क्यों नहीं बदल सकती। और खुद के अनुभवों का जिक्र करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि मैंने खुद देखा है बदलते हुए बिहार को। बिहार बदल रहा है, उसका चश्मदीद गवाह हूं मैं। 1 लाख करोड़ रुपए खेती के क्षेत्र में खर्च किए जा रहे हैं और ऐसे में आत्मनिर्भर बिहार में रोजगार मिलेगा लोगों को, वो तस्वीर भी बनेगी। बदलते बिहार का मैं चश्मदीद रहा हूं। सरकार की स्कीम जनता तक पहुंचाने का काम, ये दायित्व हमारा है और इस दायित्व को हम सबको निभाना है। अपने कार्यकर्ताओं के अंदर जोश का संचार करते हुए आत्मनिर्भर बिहार के दूत हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, और आपको ही सरकार की नीतियों को, सरकार के कार्यों की, जनता के लिए के योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाना है। और एनडीए में चिराग पासवान के तेवर अब नरम पड़ गए हैं। न्यूज 18 के खास बातचीत में चिराग पासवान ने कहा है कि बीजेपी जो फैसला लेगी उसके साथ एलजेपी रहेगी। बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई चिराग पासवान ने कहा है कि उन्हें पीएम मोदी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। पीएम मोदी के कारण ही उनकी पार्टी गठबंधन में है। चिराग पासवान ने यह भी साफ किया कि उनकी बीजेपी और जेडीयू किसी से सीट शेयरिंग पर बातचीत नहीं हुई है।
साथ ही जेडीयू के मतभेद पर चिराग पासवान ने कहा कि वो किसी को टेंशन नहीं देना चाहते। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता की समस्याओं को सीएम के सामने वो रख रहे थे और कोई नाराजगी नहीं है, कोई जिद नहीं है और सीट शेयरिंग पर तो बातचीत ही नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर उन्हें भरोसा है और यही वजह है कि गठबंधन में वो साथ है। पीएम मोदी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा, पूरा यकीन, चिराग पासवान के तेवर नरम पड़ते हुए। तो बीजेपी के हर फैसले के साथ एलजेपी मौजूद है। जेडीयू और सीएम नीतीश से किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने दायित्व का निर्वहन करता हूं और इसीलिए जनता के सरकार के मुद्दे को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाना, कमियों को सामने रखना, ये मेरा दायित्व है और उसी दायित्व का निर्वहन मैं कर रहा हूं। कोई नाराजगी नहीं है, इसे किसी और एंगल से देखने की जरूरत नहीं है। जेडीयू और सीएम नीतीश से मेरा कोई मतभेद नहीं है। सीट शेयरिंग पर बातचीत ही नहीं हुई है, इसे लेकर किसी तरह के कयास लगाना बेतुके होंगे, बेमायने होंगे। जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं सिर्फ मुद्दों को रख रहा था जो कि जनता की समस्याएं थी और जानकारी सीएम के पास होनी चाहिए, उन तक ये चीजें पहुंचनी चाहिए और मैं वही कर रहा था। बीजेपी के हर फैसले के साथ एलजेपी खड़ी है। चिराग पासवान की तरफ से ये बड़ी बात सामने आती हुई, चिराग पासवान के तेवर अब नरम पड़ते हुए। तो बड़ी खबर इस वक्त की अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि जिस पर लगातार ये संशय उत्पन्न हो रहे थे या तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि क्या एनडीए में कोई जिद है, एनडीए में क्या एलजेपी जेडीयू को लेकर नाराज चल रही है, क्या यहां टूट हो सकती है, क्या सीट शेयरिंग एक बड़ी वजह इसके पीछे, लेकिन इन तमाम सवालों पर विराम लगाते हुए चिराग पासवान और रचना उपाध्याय हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। रचना, क्या ये माना जाए कि अब चिराग मान गए हैं? चिराग ने जिस तरीके से न्यूज 18 से खास बातचीत में बताया कि नीतीश कुमार से जब उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि हम अपनी समस्या और अपनी चिंता अगर मुख्यमंत्री के सामने नहीं रखेंगे तो फिर इसके सामने रखेंगे और उनका कोई इरादा ऐसा नहीं है कि वो जेडीयू को किसी टेंशन देना चाहते हैं, उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। सिर्फ उन्होंने अपनी जो चिंता थी, जो अपनी बातें थी वो रखी थी और यहाँ पर फिलहाल जिस तरीके से चिराग का जो व्यवहार हमें देखने के मिला वो थोड़े से नर्म रूप में जरूर नजर आए और उन्होंने साफ कर दिया कि यहाँ पर हमारा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रचना तमाम जानकारी के लिए। और अब हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने, क्योंकि इस बयान के साथ ही तमाम कयासों पर विराम लगते हुए। देखिए, मैं किसी को टेंशन नहीं दे रहा हूँ, ईमानदारी से मैं किसी को टेंशन नहीं दे रहा हूँ। लोग क्यों टेंस हो रहे हैं मेरी समझ के परे है। मैं सिर्फ अपनी बातों को रख रहा हूँ एक बिहारी होने के नाते, और क्योंकि मैंने हाल फिलहाल में ही पूरे बिहार प्रदेश का मैंने भ्रमण किया और उस दौरान मुझे जो जो समस्या सामने आई वो मैंने ज़रूर मुख्यमंत्री के सामने रखी। मेरे मुख्यमंत्री हैं वो, मैं उनके सामने नहीं रखूँगा तो किसके सामने रखूँगा। आज अगर मुझे बिहार में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो मैं अपने मुख्यमंत्री को ही बताऊँगा। तो उन बातों को मुख्यमंत्री के संज्ञान में देना या अपनी चिंताओं को, अपनी परेशानियों को मुख्यमंत्री के संज्ञान में देना परेशानी बढ़ाना कहा जाता है, तो शायद मैंने उनकी परेशानी बढ़ाई होगी, पर मेरी मंशा बिल्कुल ये नहीं है। तो नीतीश जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना है या अलग जाने का कुछ प्लान बनाया? देखिए, फिलहाल इसके ऊपर मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी गठबंधन का नेतृत्व करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी पहले ही कह चुकी है और मैंने हमेशा से इस बात को कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी फैसला लेगी मैं पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। कोई कारण नहीं है मुझे कि मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, खासतौर पर प्रधानमंत्री जी हों या अमित शाह जी हों या नड्डा जी हों, कोई कारण नहीं है कि मैं उनसे नाराज़ हूं या परेशान हूं। तो मेरा विश्वास पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर है और आने वाले समय में चुनाव में जो होगा बिहार की बेहतरी के लिए ही होगा। अच्छा चिराग, अभी आप लोगों की एक मीटिंग हुई थी, सोर्सेज से ये खबर आ रही है कि आप लोगों ने 40 सीट की मांग की लेकिन 25 की बात बन रही है, तो अगर नहीं बनती है तो फिर आगे का क्या स्ट्रैटेजी रहेगा? मैं इस बात को बहुत कैटेगोरिकली ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी के किसी भी नेता की भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से या जनता दल यूनाइटेड के किसी भी नेता से सीटों को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। नॉट इवन वन राउंड ऑफ डिस्कशन, हम लोग की कोई बातचीत नहीं हुई है। तो जो सोर्सेज से आपको जानकारी मिलती है उन्हीं सोर्सेज से मुझे जानकारी मिलती है। बट इस बात को भी मैं क्लियर कर दूं कि मेरी लड़ाई सीटों की नहीं है।
तो चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि सीटों को लेकर कोई लड़ाई ही नहीं है और इसे किसी और चश्मे से देखने की जरूरत भी नहीं है। मोदी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यकीन है मुझे, जेपी नड्डा पर यकीन है मुझे, बीजेपी पर यकीन है। और नीरज कुमार जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज जी, क्या ये माना जाए कि जो कयास लगाए जा रहे थे, जो नाराजगी थी चिराग पासवान की, वो अब खत्म हो गई और इसीलिए उन्होंने कहा है कि मुझे नीतीश से भी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, कोई जिच नहीं है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, इसलिए मेरा अधिकार भी बनता है, दायित्व भी है कि मैं सवाल रखूं और जनता के सरोकार के मुद्दे भी रखूं। देखिए, वो संबंध में मुझे कोई अद्यतन जानकारी नहीं। मैं इतना ही केवल कह सकता हूं कि बिहार की जनता ने भरोसा किया है एनडीए पर और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर, और बिहार में जो एनडीए गठबंधन ने जो सरकार ने काम किया है, गांव विकास आधारित जो हमारा मॉडल है, गांव आधारित, तो जनता ने उसको पसंद किया है और जनादेश में 39 सीट हमको मिला है। इसलिए हमारी ये समझ है कि जो आगामी चुनाव है वह चुनाव जनता की मनोदशा के अनुरूप ही इसका परिणाम आने वाला है। तो लोग, जनता की जो मनोदशा, इसका एहसास तो हमको भी है, आपको भी है, सबको भी। नीरज जी, तो नीरज जी, तो अब ये माना जाए कि चलिए ये कोशिश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से भी हुई कि अब चूंकि एनडीए एकजुट है तभी हम जीत हासिल कर सकते हैं, ये मैसेज देना तो बहुत जरूरी था विपक्ष को। नहीं, इस संबंध में देखिए, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मुझे कोई जानकारी नहीं रहती है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय गृह मंत्री जी ने बार बार इसको स्पष्ट किया है कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। तो जो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विकास का मॉडल है उसकी चर्चा होगी, केंद्र सरकार के उपलब्धि की चर्चा होगी, उसी मॉडल पर जनता के बीच जाना है। ये तो हम लोग पहले से कह रहे हैं। राहत की खबर तो है ना, राहत की खबर तो आप इसे मानते हैं ना, क्योंकि टूट के साथ तो कहीं से भी कोई राहत नहीं मिलती। अगर ये नाराजगी दूर भी हो गई तो ये तो राहत की ही खबर है। टूटने की बात कहाँ आई थी? टूटने की तो कोई बात आई नहीं थी। और हम लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी भावना को बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और सीधे हम रुक कर लेते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त तस्वीरों में आपके सामने। देखिए, चुनावी मोड में बीजेपी जो है वो पूरी तरह से और सबसे ज्यादा इस वक्त एक्टिव मोड में है। तस्वीरें आपके सामने है, इन तस्वीरों के साथ उन्होंने कड़ा मैसेज भी दिया है। उन्होंने कहा कि देखिए, ये कर्तव्य, ये दायित्व, ये तमाम कार्यकर्ता ही जो है वो जीत दिलाते हैं। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने, उसकी लॉन्चिंग यहाँ पर की गई है। बाजाबता जो प्रचार गाड़ियां हैं उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यहाँ पर रवाना किया है। तो आप तस्वीरों के जरिए देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर एक बड़ा आयोजन बीजेपी के तरफ से किया गया, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ तमाम बड़े नेता मौजूद थे। तो एक बड़ा आयोजन बीजेपी के तरफ से किया गया और उसे लेकर खास करके इस चुनाव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से जो नारा दिया गया है आत्मनिर्भर बिहार का, उसे पूरा करने की कोशिश है। क्या पसंद आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, वो तस्वीर है, ये तस्वीर उस वक्त की जब ये बताने की भी कोशिश की गई कि देखिए जनता के बीच हमें जाकर क्या कहना है। जोश का संचार किया गया और इस खबर के साथ साथ एक राहत की खबर ये भी एनडीए के लिए आई कि चिराग पासवान की भी नाराजगी दूर हो चुकी है। चुनावी मोड में बीजेपी और बीजेपी के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी भी थी और उसी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए जेपी नड्डा जो है वो नीतीश कुमार के साथ मुलाकात भी करते हैं। मुलाकात के बाद ये तस्वीरें देखिए, इस रथ को रवाना किया गया है। ये गाड़ियां जो हैं वो पहुंचेंगी दूर दूर के इलाकों तक, वहां तक लोगों को बताया जाएगा कि देखिए आपके लिए क्या कुछ काम किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देखिए ये देश कितना आगे बढ़ता हुआ, बिहार के लिए भी क्या कुछ किया जाता हुआ। किसान फोकस में है और किसानों के लिए ही यहाँ पर ये तमाम रकम जो दी जा रही है उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही। और इस रथ की रवानगी के साथ ये भी सुनिश्चित किया जाता हुआ कि जनता को ये बताया जाएगा कि देखिए ये सब कुछ आपके लिए होता हुआ। बीजेपी दफ्तर से आत्मनिर्भर बिहार का शुभारंभ किया गया। कोरोना काल में हमसे मजबूत देश लड़खड़ा गए थे, लेकिन हम यहां पर मजबूती से खड़े